में इनकम टैक्स जब भरने जाते हैं, रिटर्न भरने जाते हैं, तो उस वक्त जो आपको कन्फ्यूजन रहता है, अफरा तफरी रहता है, उससे भी आप बच सकते हैं। तो इस AIS को क्या आपने नाम दिया, आईना इसे समझिए। आईना इसे हाँ, तो समझिए। इस आईने को बार बार आप देखते रहिए और टैक्स के जो पेचीदगियां हैं, उलझने हैं, उससे आप दूर बने रहिए। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला सवाल दिल्ली से आया है, विनय कुमार जी का। विनय जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं हूँ। हाँ हाँ। स्वर्गीय पिता 300 स्क्वायर मीटर का रेजिडेंशियल फ्री होल्ड प्लॉट बिना के छोड़ गए। अच्छा। मृत्यु 19 में हुई। हाँ। उनके 4 बच्चों में से 3 ने NOC दे प्लॉट को बड़े भाई के नाम करवा दिया। आज चारों सीनियर सिटीजन हैं। अब बड़ा प्लॉट को बेच सेल प्रोसीड्स के 4 बराबर हिस्से कर अपने 2 सगे भाई और 1 बहन को गिफ्ट करना चाहते हैं। सबके हिस्से 1 करोड़ आएगा। गिफ्ट की सीमा और गिफ्ट की टैक्स परसेंटेज, लायबिलिटी और चारों टैक्स जिस साल में जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है विनय जी। लक्ष्मण, इनका सवाल समझ आ गया, हालांकि आवाज थोड़ी सी बीच में कट रही थी, पर समझ में आ गया। देखिए विनय जी, इसमें जो आपके भाइयों को मिला है या जो भी उनके वारिस थे उनको हुआ है, तो पहले एक लॉ में प्रोविजन होता है म्यूटेशन। तो प्रॉपर्टी का म्यूटेशन मैं उम्मीद करता हूं कि हो गई होगी, तभी उन्होंने वो अलग अलग हिस्सों में बांटी। पर आपका जो मुख्य सवाल है वो गिफ्ट का है, तो मैं आपको खुशखबरी दे देता हूं। सेक्शन 56(2)(10 आप याद रखिएगा, 56 ब्रैकेट में 2 और रोमन वाला 10, उसके अंतर्गत रिश्तेदारों की लिस्ट दी गई है। उस लिस्ट में जो भाई होते हैं, माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, अपने बच्चे होते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार उसमें आते हैं। तो आपने जो भी नाम गिनवाए, ये उन रिश्तेदारों की लिस्ट में कवर होते हैं। तो इसका मतलब ना देने वाले पर ना लेने वाले पर कोई भी टैक्स आएगा। जो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर लक्ष्मण जो स्टैंप ड्यूटी बनती है वो तो बनेगी, पर विनय जी को जो भी इनके देने वाले हैं, इनके भाइयों के परिवार में जो आपने रिश्तेदारी ये बताई है, इसमें देने वाले लेने वाले पर कोई भी विनय जी टैक्स नहीं है। आपके लिए ये खुशखबरी है। बिल्कुल। उस प्रॉपर्टी के आगे चलकर आप उस पर किसी भी तरह कैपिटल गेन्स कमाते हैं, तब टैक्स आपको देना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब जब एक दफे प्रॉपर्टी आपकी हो गई और जब आप उसको बेचेंगे या आप किराए पे देंगे, तो इन दोनों हालात में फिर जिसकी वो प्रॉपर्टी होगी वो टैक्स के अंतर्गत आएगा। लेकिन फिलहाल आप प्रॉपर्टी लीजिए और इसमें किसी भी तरह की कोई टैक्स की देनदारी नहीं बनती है, खुश हो जाइए। चलिए अब चलते हैं जलंधर, वहां से श्याम जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम जी नमस्कार, मैं उम्मीद करता हूं आपके नाम का उच्चारण सही कर रहा हूं मैं। यस सर। जी बताएं, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर NRI का कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सेल की है तो उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है और टैक्स प्लानिंग कैसे की जा सकती है कि सो दैट कि जो उसका कैपिटल गेन है वो रिड्यूस हो या मिनिमम हो। चलिए जो उसका अमाउंट मिलेगा उसको सर बाद में रिपेट्रिएट कैसे करेंगे, और 44EC में जो उसका है अगर कैपिटल गेन में बॉन्ड में लगाते हैं तो उसकी इंटरेस्ट की इम्प्लीकेशन क्या रहेगी सर? ठीक है, कई सारे सवाल आपने पूछ लिए वैसे। जी हाँ। जी श्याम जी, देखिए पहली बात तो NRI के लिए जो टैक्स के प्रोविजंस हैं वो जैसे कैपिटल गेन में प्रॉपर्टी बेचने के लिए वो रेजिडेंट जैसे ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो आप जब बेचेंगे और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। उसकी जो कॉस्ट होती है वो जो आपके प्रीवियस ओनर के ऊपर होती है, मतलब जिनके नाम वो ओरिजिनली थी वही कॉस्ट मान के उस पर सन 2001 के बाद इंडेक्सेशन की जाती है। इंडेक्सेशन के बाद जो बकाया गेन आता है उस पर टैक्स दिया जाता है। और पीरियड ऑफ होल्डिंग, क्योंकि ये तो आप पुरानी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, वो मुझे बताने का कोई फायदा है नहीं। और आप उसको बचाने के लिए कोई दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लेते हैं सेक्शन 54 के अंतर्गत, और अगर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं थी, लैंड था, तो 54F के अंतर्गत आप ले लेते हैं, तो उससे टैक्स बच जाता है। दूसरा, आपने आखिर में पूछा 44 नहीं, वो 54EC, आप काफी सेक्शन के नजदीक थे। 54EC में 50 लाख रुपए तक के आप जो बॉन्ड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए होती हैं, उनमें आप 6 महीने के अंतर्गत लगा सकते हैं। और आखिरी में आपने पूछा कि इसको रिपैट्रिएट लक्ष्मण कैसे किया जाएगा, क्योंकि पैसे को जो NRIs होते हैं वो पैसा वापस ले जाना चाहते हैं अपने देश में, क्योंकि उनका कई दफे यहाँ आने का मन नहीं होता है आगे, या उनको पैसा वहाँ चाहिए होता है। तो आपको मैं बता दूं कि RBI की जो गाइडलाइंस हैं, हालांकि ये टैक्स से संबंधित नहीं है, पर मुझे जानकारी है तो मुझे खुशी होगी देखे कि $1 मिलियन साल का श्याम जी आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं। $1 मिलियन तक आप एक साल में, अगर बचेगा तो अगले साल में करिएगा,
$1 मिलियन तक, ये पंजाब से हैं लक्ष्मण, तो तुसी $1 मिलियन तक कर सकते हो। मैं इनको पंजाबी में भी बता दिया। ये फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं जी, एक फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि कई सारे सवाल, दोनों सवाल प्रॉपर्टीज जुड़े हुए थे। तो एक ईमेल में ले लूं, ये भी प्रॉपर्टी जुड़ा हुआ आया है। ये ईमेल आया अशोक गुप्ता जी का। दरअसल इनके बेटे हैं, 10 साल से विदेश में रह रहे हैं और इनके बेटे को अपने नाम पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना है। अब दरअसल इनके बेटे जॉइंट नेम के तौर पर अपनी मां यानी अशोक गुप्ता जी की जो पत्नी होंगी उनका नाम डालना चाहते हैं। अब ये तो खुश तो हैं कि हमारी पत्नी का नाम जॉइंट नेम पे चला जाएगा, लेकिन इनका ये भी चिंता है कि कहीं इनकी पत्नी पर कोई देनदारी तो नहीं बन जाएगी टैक्स की। हालांकि साफ कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने में इनकी पत्नी किसी भी तरह की कोई वित्तीय मदद नहीं कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल अशोक जी का हम जो डाउट है वो दूर कर देते हैं और उनके फेवर में दूर कर देते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी कैपिटल गेन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं लक्ष्मण, और यही हाउसिंग लोन से भी संबंधित हैं, कि जब आपका नाम खाली नाम के लिए डाल दिया जाता है, मतलब आपका नाम आपने कंट्रीब्यूट कुछ नहीं किया, जैसे कि इनकी वाइफ या बेटे की मम्मी जो हैं उन्होंने कुछ दिया नहीं है, सिर्फ उनका नाम डाला जा रहा है, तो ऐसे में उनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। इसमें कंट्रीब्यूटर जो पैसा डालता है, नियम बहुत सारी कोर्ट की रूलिंग्स हैं कि जो पैसा डाल रहा है प्रॉपर्टी असल में उसी की कहलाएगी। यही बचाने के लिए भी है। जब आप 54 में आप बचाते हैं तो जिसका असल में पैसा होता है, आपको याद होगा पिछले से पिछले एपिसोड में हमने एक जगह कवर किया था जहां पर ओनर का नाम भी नहीं था, पर पैसा उन्होंने डाला था तो उनको बेनिफिट मिल गया था। मैंने एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बालकृष्णन जी की, मुझे याद है, कोर्ट करी थी। तो ऐसा नियम है, तो उनको कोई टैक्स की इंप्लीकेशन नहीं आएगी और सारा का सारा बेनिफिट आपके पुत्र को मिलेगा। उनका नाम जॉइंट ओनरशिप में बिल्कुल रहेगा। और जब बेचेंगे भी इसको, ये भी ध्यान रखिए, जब इसको बेचेंगे गुप्ता जी, तो उस समय भी जो कैपिटल गेन की लायबिलिटी है वो आपके बेटे के सिर पर ही रहेगी, क्योंकि इन्होंने असल में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, आपकी पत्नी का नाम वहां पर जॉइंट नेम के तौर पर जा भी रहा, तो किसी भी तरह की किसी टेंशन की जरूरत नहीं है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बताएं कि सेक्शन 80C के दायरे में ऐसे रिडक्शन जिस पर आमतौर पर हमारा आपका ध्यान जाता नहीं है, लेकिन जाएगा तो बड़ा काम का निकलेगा, वो बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।